नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात करेंगे पीएम मोदी के दो देशों के सफल दौरे की। पीएम के दौरे से फ्रांस और यूएई के साथ भारत के संबंधों को किस तरह से एक नई ऊर्जा, एक नई गति मिली है और किन मायनों में अहम रहा है पीएम मोदी का यह दौरा, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। वहीं दिल्ली में इस बाढ़ की आफत के बीच जमकर सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर पानी छोड़ने का फिर आरोप लगाया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार को राजनीति के बजाय जनता को बचाने की सलाह दी है। इसके अलावा बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे जुड़ी खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दो देशों फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 3 अहम समझौते। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर बनी सहमति। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूएई यात्रा को बताया सार्थक। कहा, दोनों देश इस ग्रह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर मिलकर कर रहे हैं काम। COP28 की अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। COP28 अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जावेर के साथ बैठक के दौरान क्षेत्र के लिए भारत के प्रयासों और पहलों पर की चर्चा। बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज का मामला गरमाया। जांच करने पटना पहुंची बीजेपी की जांच टीम। घटनास्थल का किया दौरा, अस्पतालों में घायलों का जाना हालचाल। घटना के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने नीतीश सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। भाजपा ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एनडीए की बैठक में शामिल होने को भेजा औपचारिक निमंत्रण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा पत्र। आगामी 18 जुलाई को नई दिल्ली के अशोका होटल में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में बाढ़ के आफत के बीच जमकर सियासत। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर पानी छोड़ने का लगाया फिर आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार को राजनीति के बजाय जनता को बचाने की दी सलाह। भाजपा ने कहा, बहानेबाजी कर रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में बाढ़ का सितम। हिमाचल के राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जनता को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। केंद्र से 400 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मंजूर। उत्तराखंड के सीएम धामी का बचाव कार्य को प्रभावी बनाने का निर्देश। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही पीसी एवं पीएनडीटी कानून में करेगी बदलाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, बदलाव के लिए राज्यों से मांगे गए हैं सुझाव। राज्यों में आयुष्मान भव अभियान की होगी शुरुआत। और केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के प्रयासों से कम हो रहे हैं टमाटर के दाम। दिल्ली में एनसीसीएफ की तरफ से बाजार भाव से कम कीमत पर टमाटर की जा रही है बिक्री। कीमतों में कमी आने तक जारी रहेगी कोशिश। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त और सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी अबू धाबी से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दौरे में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की।
और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का व्यापार जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत के बाद यह बात कही। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए यूएई में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए आईएनआर और एईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली setting up a unit, setting up a campus in UAE. This is important not just from the perspective of our bilateral cooperation in the field of education, but it is also very significant in terms of bringing together the people-to-people ties, strengthening them further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या कुछ खास रहा है इसमें, इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने विशेष बातचीत की है। भारत और यूएई ने 3 एमओयू साइन किया, उसमें से 2 जो है वो फाइनेंशियल एरिना से हैं और उस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी। सर बताइए किस तरीके से ये ट्रेड फैसिलिटेट करेगा और लोगों के बीच में जो पैसे का जो रेमिटेंस है उसको कितना हेल्प करेगा? पहला जो एमओयू है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अभी तक रिजर्व बैंक में ऐसा नहीं किया है। भारत से ऐसा एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ अभी तक हुआ नहीं है। ये एग्रीमेंट ये है कि
जितने सारे ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रेड होता है भारत और यूएई के बीच, वो लोकल करेंसी में उसका सेटलमेंट होगा, यानी कि वो रुपया, रुपी और दिरहम उसमें सेटलमेंट होगा। इसका ये फायदा होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और सेटलमेंट जो प्रोसेस है वो बस बहुत जल्द से जल्द हो सकता है। और जो भारत के बहुत सारे लोग इधर यूएई में काम कर रहे हैं, जो कि मंथली या सालाना अपने घर पैसा भेजते हैं, जो रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं, वो रेमिटेंस भी अभी वो जो है वो लोकल करेंसी में कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है अगर इस तरीके के जैसे यूपीए और इनका जो यूपीआई वर्जन जो है ये भी एक साथ मिल जाता है, और ये शायद बहुत कम जगह पे देशों में ऐसा इस तरीके के हुआ है, शायद सिंगापुर में है और शायद अब यहाँ पे हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है? अभी हम जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट आज साइन किया उसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट ये है कि हमारा यूपीआई, भारत का यूपीआई और यूएई का जो सिमिलर सिस्टम, जो फास्ट पेमेंट सिस्टम आईपीपी जिसको कहते हैं, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, दोनों को लिंक किया जाएगा और इंटरऑपरेबल वो होगा। दूसरा कंपोनेंट जो है ये एमओयू जो साइन किया, अगेन कोऑपरेशन एग्रीमेंट अभी डेवलप करने वाले हैं, एक डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम रखेंगे। हमारा भारत का जो एसएफएमएस, रिजर्व बैंक का जो एसएफएमएस सिस्टम है, एसएफएमएस मैसेजिंग सिस्टम और यूएई का जो मैसेजिंग सिस्टम, उनके बीच डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम होगा और स्विफ्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसका शायद जरूरत ना पड़े। और जो तीसरा कंपोनेंट ये है कि हमारा भारत का जो स्विचिंग सिस्टम है, जो यूपीआई का स्विच सिस्टम है और यूएई का जो स्विच सिस्टम है, दोनों को डायरेक्टली हम लिंक करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में जो कार्ड इशू हो रही है और यहाँ यूएई में जो सिमिलर डोमेस्टिक बैंक जो कार्ड इशू करेंगे, इसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो किसी इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क के द्वारा जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स हैं एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा दोनों देशों के जो ट्रेड्स रिलेशन है उनको बेहतर बनाने में। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अबू धाबी। तो बेहद महत्वपूर्ण रहे यूएई और भारत के बीच में ये समझौते, और इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है। और अब हमारी विशेष चर्चा का विषय है आज फ्रांस यूएई से भारत के संबंधों की नई उड़ान। जो फ्रांस और यूएई का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है, और फ्रांस और यूएई से भारत के संबंधों की नई उड़ान, ये नई उड़ान रही है क्योंकि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा है फ्रांस और यूएई के साथ भारत के संबंध। और आज का हमारा विशेष भी यही है, फ्रांस और यूएई से भारत के संबंधों की नई उड़ान। इस विषय पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ नवदीप सूरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। नवदीप सूरी जी, आप स्वागत है आपका। और नवदीप सूरी जी डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी हैं ओआरएफ के। नवदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ राजीव नैन, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं आईडीएसए के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नवदीप, एम्बेसडर नवदीप, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, और यूएई और फ्रांस में अगर यूएई की बात पहले करें, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस एक दिन के लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौरे की? ये याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा है, तो यूएई के साथ जो महत्व है उसको भी बताइए, और ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसका काफी हद तक जो श्रेय प्रधानमंत्री जी को पर्सनली जाता है, क्योंकि जब ये पहली बार 2015 में गए थे तो उस समय 34 बरस बीत चुके थे पिछली विजिट के से। लास्ट टाइम उससे पहले 1981 में मिसेस इंदिरा गांधी गई थी। तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो देश हमारे पड़ोसी भी है
जी। उसको काफी साल इग्नोर किया हमने, और अब हम देख रहे हैं कि उसका हमें किस तरह से फायदा हो रहा है। जो ये राजनीति की गई है, जिस तरह डिप्लोमेसी का श्रेय है, जो ये 5वीं बार पीएम गए हैं, और ये यहीं खत्म नहीं होता। अभी शेख मोहम्मद बिन जायद आएंगे सितंबर में G20 के समिट के लिए भारत, और उसके बाद शायद प्रधानमंत्री जी दोबारा COP28 समिट के लिए अबू धाबी जाएंगे, दुबई जाएंगे एक बार फिर दिसंबर में। तो हम देख रहे हैं कि यूएई पिछले कुछ सालों में हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यूएस और चाइना के बाद। इसका मतलब है कि हमारी जो 2-वे ट्रेड है यूएई के साथ, वो फ्रांस और यूके और जापान और जर्मनी जैसे बड़े देशों से भी अधिक है। और ये जो गवर्नर आरबीआई भी बता रहे थे कि लोकल करेंसी में जो ट्रेड हो पाएगी, इसका और भी बिजनेस कम्युनिटी को एक फायदा मिलेगा, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है जो उठाया गया है। दूसरा मेरे हिसाब से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट थी, वो थी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो उनका बड़ा सवरेन फंड है, जिसने ऑलरेडी भारत में हाईवेज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशंस में और जगह पर काफी निवेश किया है, वो अपना एक ऑफिस गुजरात में गिफ्ट सिटी में खोल रहा है। और मैं समझता हूं कि इसके साथ और भी जो हमें यूएई से इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा है, उसको और प्रोत्साहन मिलेगा कि आडिया का खुद एक ऑफिस इंडिया में मौजूद होगा। हम देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में भी जो बातचीत चल रही है, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हम काफी सारा तेल खरीदते हैं यूएई से, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने में हमारी मदद की है यूएई ने, पहला मैंगलोर में बना, दूसरा परूर में बना, अब और आज की जॉइंट स्टेटमेंट में इसके बारे में चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें जो हैं, इससे हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम कहते हैं, उसको एक असली रूप मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर राजीव जी चाहेंगे कि इस बात को थोड़ा और विस्तार दें, और बहुत सिंपल सीधे शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि यूपीआई को लेकर के जो समझौता हुआ, या फिर लोकल करेंसी में ट्रेड को लेकर के जो समझौता हुआ, कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और किस तरह से बिजनेस को बूस्ट करेगा? देखिए, जैसा कि अभी नवदीप सूरी साहब ने खुद ही बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया, हमें बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं लग रही है। देखिए, जहां अभी आज के दिन में जब डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तरह तरह के सिस्टम्स की बात हो रही है, साथ साथ डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, तो कितने आप एक जिसे कहते हैं सिंप्लीफाइड वे में आप अपनी करेंसी जो अपने ट्रेडर्स के लिए रख सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जब ट्रांजेक्शन्स करता हो, और जब आपका साथ जिसका व्यापार हो रहा है उसके ऊपर भी यह दबाव नहीं रहता है कि उस पैसे को क्या आगे करेगा, क्या वापस निवेश करने के लिए करेगा, या वहीं पर वो उसका उपयोग करेगा क्योंकि रिजर्व करेंसी में रखेगा। ये सारी बातें अभी खुलकर आ रही हैं, जो खास करके जो भी हमने देखा कि रूस के साथ जो हमारे कुछ व्यापार हुए, या बाकी देश में चीन के साथ लाना पड़ रहा है। तो इनमें इन सारी चीजों को देखते हुए जो आज के दिन में जो विश्व संकट या कहें या व्यापारिक संकट हो रहा है, या जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते जो समस्याएं आ रही हैं, साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी आ रहा है, इन दोनों का बड़ा ही अच्छा ये हमें लगता है कि हमारे जो व्यापार, जिस तरह से अभी बताया उन्होंने कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लगभग हर एक क्षेत्र में आ रहे हैं, और ऐसे कई व्यापारी हैं जो बहुत ज्यादा जटिलताओं में घुस नहीं सकते हैं। उनको आप सीधे सीधे अगर आप बात नहीं रखेंगे और सीधे सीधे व्यापार का रास्ता नहीं बताएंगे, तो वो थोड़ा घबरा जाएंगे। और देखिए, जब तीसरी हमारी जो दोनों देशों के बीच में करीब $85 बिलियन का बिजनेस हो रहा है, और इसको आगे बढ़ने की जो वो लग रहा है कि गुंजाइश है, एक स्कोप है। साथ साथ अभी एनर्जी का भी जो हमारे साथ बातचीत हो रही है, उसमें भी इस तरह के जो एक्सचेंज का जो सिस्टम जो भी उभर करके आया है, उसमें काफी कुछ मदद मिलने की उम्मीद होती है। बाकी क्षेत्र में तो है ही, लेकिन एनर्जी खासकर ऑयल का भी एक बड़ा कस के सवाल उठ रहा है। और जितने हमारे अरब सप्लायर्स हैं, इनका बहुत कुछ एशियन कंट्रीज के तरफ उनका झुकाव है, यूरोप की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इन सारे समस्याओं को, जटिलताओं को निश्चित ही यह प्रणाली जो है सो काफी मदद करेगी, हमारा मानना है। जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, और जिस तरह से आपने कहा, तो ये जो अगर इसको सीधे तौर पे ये भी कहा जाए
कि जो व्यापार का, जो इकोनॉमी का, जो दोनों देशों के बीच में आपस में संबंध है, वो जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसका रास्ता दरअसल इस इकोनॉमी से होकर ही जाता है। अगर फ्रांस की चर्चा करें राजीव जी आपके साथ में, जब हम कहते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो मैत्री का नया अध्याय लिखा गया है, किस तरह से इसको देखते हैं? खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार एक दूसरे के साथ में एक जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा नया संबंध पर तो नहीं बोलूंगा। 25 साल तो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी जी, नई रफ्तार की बात कही दरअसल मैं कह रहा था कि देखिए, हाँ, व्यापार में भी देखिए, फ्रांस हमेशा से एक विद्रोही रहा है पाश्चात्य जगत का, और वो बड़ा कभी भी पाश्चात्य जगत की कई बार उनकी जो प्रतिबंधों को, उनकी अनुशंसाओं को मानने से इनकार करते रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों में कभी कभी अपने पूरे ब्लॉक, जो वेस्टर्न ब्लॉक कोल्ड वॉर में था 98 से भी हम जोड़ रहे हैं 25 साल, लेकिन अब 98 के पहले भी देखेंगे तो बड़ा ही उनका एक अलग सा रवैया रहा था। तो एक बड़ा ही हमारे साथ उनकी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही गहरी एक हमारा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। और जो अभी ठीक है, गहरा रिश्ता है, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भी आप पाएंगे कि जिस तरह से अभी समझौता हुआ है, और जिस तरह जितने क्षेत्र में, रक्षा तो आपने बड़ा सही बताया, रक्षा के क्षेत्र में तो पहले भी था, राफेल था, इस बार राफेल M आया है, और साथ साथ इंजन भी, साफरान का उनका इंजन भी आ गया, हमारे हेलीकॉप्टर को थोड़ी मजबूती प्रदान करेगा, उनका मोटराइज, उसका थोड़ा हेवी वेट के लिए मदद मिलेगी, साथ साथ सरफेस शिप बिल्डिंग में भी हमें मदद मिलेगी। तो ये देखिए, टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आते रही है, लेकिन साथ साथ जो अभी आप देखिएगा स्पेस के फील्ड में, स्पेस एक्टिविटीज में भी हमें काफी मदद के साथ दोनों हम लोग कोऑपरेट करने जा रहे हैं। काफी अलग क्षेत्र में भी हम लोग करने जा रहे हैं। इंडियन ओशन में भी जो सीबेट टू स्पेस जो भी बात इसमें कही गई है समझौते में, तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन जिसे हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें भारत और फ्रांस दोनों ही एक ब्लू इकोनॉमी के लिए बड़ा ही अपना एक योगदान देने जा रहा है, और इस क्षेत्र में उनके पास जबरदस्त एक प्लान, अगर हम देखते हैं सारे जो एग्रीमेंट साइन हुए, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो लगता है कि बड़ा ही अलग सा भविष्य भारत और फ्रांस के बीच है। फ्रांस थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से इधर पिछड़ रहा था, एक समय इसे जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर के रूप में एक शक्ति थी, एक महाशक्ति थी। अगर एक शक्ति अगर कहेंगे इंग्लैंड था, तो दूसरी तरफ लोग फ्रांस को ही देखता था, जर्मनी को थोड़ा नहीं देखता था। लेकिन आज के दिन में उनके पास लेकिन थी, क्षमता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेस था, टेक्नोलॉजिकल बेस था। आज देखिए, हम लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से लेके हर एक क्षेत्र में हम समझौता करने जा रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, हेल्थ के क्षेत्र में भी किस तरह से हम आगे बढ़ चढ़कर बात करेंगे। सारी देखिए एक बड़ा ही व्यापक, एक जिसे रियल स्ट्रेटजी कहते हैं ना, सामरिक समझौता और सामरिक समझ, समझौते से ज्यादा हमारी समझ काफी महत्वपूर्ण है फ्रांस के साथ। जी बिल्कुल। इसको जरा एम्बेसडर सूरी से भी समझना चाहेंगे संक्षेप में। एम्बेसडर सूरी, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। दरअसल ये विषय इतने विस्तार से के हैं कि इस पर शायद बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। एम्बेसडर सूरी, ये समझना चाहेंगे अगर सीधे शब्दों में भारत के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा है, उसमें क्या टेक अवेज, किस तरह से देखना चाहिए एक देशवासी को प्रधानमंत्री का ये दौरा? एक तो इस दौरे के बाद और भी हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो और करीब हो गई है और स्ट्रांग हो गई है। दूसरा ये है कि जो राजीव जी ने बोला, उसके अलावा न्यूक्लियर एरिया में काफी बातचीत हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी के एरिया में काफी बातचीत हुई है। ये एक ऐसा एरिया है जहां के फ्रांस की काफी एक्सपर्टीज है, और जो बातचीत शुरू की है कि छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएं, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की जाए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, छोटे शहरों को भी न्यूक्लियर एनर्जी मिल पाए। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे आगे हमारा काफी फायदा हो सकता है। मेन चीज इसमें यह है कि भारत भी और फ्रांस भी दोनों ही अपनी जो विदेश नीति है उसमें काफी इंडिपेंडेंस रखते हैं। हम ना इस गुट में जाते हैं ना उस गुट में जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक जो हमारी अलाइनमेंट है, और हमने देखा है पिछले सालों में कि जब अमेरिका का रुख बदल गया या रूस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर भी फ्रांस एक ऐसा रिलायबल पार्टनर रहा है हमारा, जिसके में हमें फायदा हुआ है। चाहे जब हमने कारगिल जंग में मिराज एयरक्राफ्ट यूज किए, या अब हमारे पास जैसे रफाल आ रहे हैं या स्कॉर्पियन सबमरीन आ रही हैं,
उन्होंने शो किया कि वो एक रिलायबल पार्टनर है जी। और उनकी इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। जितनी हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री वहां से एयरबस खरीद रही है, आप देख रहे हैं कि इंडिगो वगैरह ने, टाटा ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, तो वो समझते हैं कि उनके लिए भी भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों देशों का दौरा दरअसल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम है। आप दोनों का, एम्बेसडर सूरी आपका और राजीव नयन जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने इतने विशेष जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे जो इस वक्त बिहार में और पटना में जो सियासत हो रही है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और उसमें एक नेता की मौत के मामले में बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है। पुलिस लाठीचार्ज की जांच करने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची, तो वहीं इस मामले में पार्टी ने प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, एसएसपी और डीएम समेत 6 लोगों के खिलाफ सीजेएम की कोर्ट में अपनी शिकायत भी दी है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस की लाठीचार्ज से भाजपा कार्यकर्ता की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मामले के खिलाफ भाजपा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पुलिस लाठीचार्ज की जांच करने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची। जांच दल ने पटना में डाक बंगला चौराहे पर जाकर उस जगह को देखा जहां लाठीचार्ज की घटना हुई थी। स्थानीय भाजपा नेताओं ने 13 जुलाई के घटनाक्रम के बारे में जांच दल को विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद जांच समिति के सदस्य विभिन्न अस्पतालों में जाकर लाठीचार्ज के घायलों से मिले और उनका हाल चाल जाना। घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस जांच समिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णुदयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को शामिल किया गया है। 4 सदस्यीय टीम 2 दिन के भीतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जो आज जानकारी हमें प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं कि श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने ये राज्य प्रायोजित हिंसा की है। तो ये स्पष्ट होता है कि 13 जुलाई को प्री प्लान पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है। इसके अलावा भाजपा ने लाठीचार्ज मामले में पटना सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीएम और एसएसपी के खिलाफ कंप्लेंट केस किया है। इसमें हत्या के प्रयास, छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। सीजीएम कोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट केस किया गया है। वहीं पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने पटना में महाधरना का आयोजन किया। इसके अलावा भाजपा ने सभी जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर भाजपा की ओर से आयोजित शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च पर पुलिस ने बर्बरता से कहर ढाया है। वो कोई अपराधी थे कि पार्टी के नेता थे? हम लोग भी पुलिस की लाठी खाए हैं, जेल में गए हैं, जेपी मूवमेंट में ऐसे भी गोली भी खाए हैं, नोखा में हम लोग। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह का हमला किया जाता है, वो भी महिला का नेताओं पर। सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है। विधायकों के माथे पे मारने का काम करने का काम किया जा रहा है। और हमारी गर्व है हमको हमारी बहनों पर, जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम उस चौराहे पर किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के युवाओं, महिलाओं, किसानों, छात्रों और शिक्षकों के हक की आवाज उठाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्रूरता के साथ लाठियां चलवाकर रोकने की असफल कोशिश करने के बाद नीतीश की निरंकुश सरकार अब भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं पर सत्ता का दुरुपयोग कर गलत और बेबुनियाद मुकदमे लगा रही है। दरअसल शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा मार्च का आयोजन किया था। गांधी मैदान से ये मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने मार्च को रोक दिया।
प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बीजेपी ने दावा किया है कि पुलिस की लाठीचार्ज से उनके एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की सहयोगी दलों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक के लिए बीजेपी ने लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का न्योता भेजा है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी फैसला हो सकता है। बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। भाजपा ने लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का न्योता भेजा है। चिराग पासवान को लिखे पत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को एनडीए की अहम साथी बताते हुए कहा कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता देते हुए नड्डा ने आगे कहा कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में उनकी भूमिका और सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने सभी मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है। नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी फैसला हो सकता है। वैसे भी चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए में शामिल रह चुके हैं। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने पिछले महीने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मांझी ने नीतीश पर आरोप लगाया था कि वो हम पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मांझी ने नीतीश पर अपनी पार्टी के विलय का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद मांझी ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हुए एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार शाम होने वाली बैठक में हाल ही में महाराष्ट्र में साथ आए एनसीपी के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अन्य नेता साथी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर के बयान बता रहे हैं कि वो भाजपा के काफी करीब आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। गौरतलब है कि उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसमें देखना होगा कि 18 जुलाई की बैठक में कौन कौन से नए दल एनडीए का हिस्सा बनेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश की राजधानी दिल्ली जहां एक तरफ सैलाब से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तरह तरह की बयानबाजियों का सैलाब भी
उमड़ पड़ा है। पानी से बेदम हो रही दिल्ली को संभालने में नाकाम रही दिल्ली सरकार हरियाणा को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जहां दिल्ली सरकार को आपदा पर राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि यह दिल्ली सरकार की आदत में शुमार हो गया है। वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मा दूसरों पर डाल देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पानी पानी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों के बीच यमुना का पानी दिल्ली में तबाही मचा रहा है। लोग पानी में तबाह हो चुके अपने घरों को छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार आपदा पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी के कुछ इलाकों में जो आपदा आई है उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हथिनी कुंड बैराज का सारा पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सधा हुआ जवाब आया। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। खट्टर ने कहा कि बैराज में पानी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फ्लड जो आया है ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी पंजाब हिमाचल प्रदेश से पानी आया है, लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप करना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के लिए दिल्ली की आप सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने समय रहते कदम उठाया होता तो आज दिल्ली की जनता को इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले कोविड, फिर पराली और अब जल संकट, हर समय दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ती है। उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री ने राजनीति करने के बजाय काम किया होता तो आज दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं होते। अब जल का संकट आया यहां दिल्ली में, हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने राजघाट के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, लेकिन आफत केवल पानी उतरने भर तक की नहीं है, बल्कि इसके बाद दिल्ली वासियों पर जल जनित बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बीमारियों से निपटने को लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही। तो आने वाले समय में हैरानी नहीं होनी चाहिए जब इसका ठीकरा भी दिल्ली सरकार दूसरों पर फोड़ दे। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा आज पूरी राजधानी को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये हाल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। राज्य में बिगड़े हालात के बीच राज्यपाल और राज्य सरकार के मंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 400 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि दी है।
भारी तबाही मचाने के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बड़े पैमाने पर बारिश हुई। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इसके बाद धर्मशाला में 131 मिलीमीटर, फिर मंडी, कुल्लू मनाली और अन्य स्थानों में बारिश खूब जमकर हो रही है। इससे पहले भी भारी बारिश की वजह से राज्य में काफी तबाही मची हुई है, इसलिए लोगों को आगे भी और ज्यादा नुकसान की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों से लेकर 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुई है। जिला कांगड़ा ऐसा जिला है जहां हाईएस्ट रेनफॉल है, धर्मशाला में 131 मिलीमीटर, और उसके बाद फिर मंडी और बाकी प्रदेश में भी बारिश हुई है हर जगह, और इंटेंसिटी मॉडरेट के आसपास रही है ज़्यादातर जिलों में। और जहाँ तक फोरकास्ट की बात है, आने वाले दिनों में फिर से मानसून सक्रिय है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज भी कई जगह बारिश हो रही है, तो 4 से 5 दिन जो है प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा। और 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह पे हो सकता है। राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राज्य के हालात पर नजर रखे हुए है और केंद्र ने राज्य की मदद के लिए 300 करोड़ का पैकेज दिया है। देखिए, नुकसान का जायजा तो जहां घटनाएं हुई हैं वहां लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसके नाते जो यहाँ टूरिस्ट आए थे और सब आए थे वो परेशान हुए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का मतलब की मृत्यु भी हुई। यह सबसे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति। अभी हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने मुझे पूरी तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम हिमाचल की हर संभव मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार स्थिति को संभालने में युद्ध स्तर पर जुटी है और केंद्र सरकार से भी मदद ली जा रही है। हम जगह जगह पे जाकर जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। कुल्लू में भी सुना, पतली कुल में भी सुना, और आपके रायसन में भी सुना, और जो जनता ने अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखी है उसको सरकार के समक्ष रखना, हम भी सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना, ये हमारी दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है और इसको हम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि अब तक आपदा में 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए और नुकसान की आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड में भी मौसम की मार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है और मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों से अपने अपने प्रभार वाले जनपदों में प्रवास करने और राहत और बचाव कार्यों की निगरानी बनाए रखने को कहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश से तबाही मची हुई है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। चमोली में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। यहां पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा आ रहा है। वहीं यमुनोत्री राजमार्ग 123 पर चामी के पास भारी मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए जेसीबी भेज दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। धामी ने अपने सभी मंत्रियों से अपने अपने प्रभार के जिलों में प्रवास कर राहत एवं बचाव के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रशासन से सभी नुकसान का आकलन करने के लिए कहा गया है। जनजीवन सामान्य बनाने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में, भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो
प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं, जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा 16 जुलाई और 17 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर देहरादून, टिहरी और हरिद्वार क्षेत्र के लिए। उन्होंने यात्रियों से इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। उधर हरिद्वार के लक्सर में 60 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। चारधाम यात्रा के रूट तो अभी सारे खुल गए हैं। जो 10 और 11 की भारी बारिश में कुछ रास्ते बंद हुए थे, चारों जगह चारों धाम के रास्ते बंद हो गए थे, वो तो खुल गए हैं। किंतु अभी मैं देख रहा था कि फिर से 16 और 17 में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, खासकर देहरादून, टिहरी, हरिद्वार क्षेत्र में। तो अभी भी मतलब जो यात्री यात्रा करें तो उनको संभाल के ही यात्रा करने की जरूरत है। लक्सर क्षेत्र में हमारे 60 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। गनीमत है कि अभी तक कोई कैजुअल्टीज नहीं है। हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस सभी टीमें लगी हुई हैं और जितना भी राहत कार्य किया जा सकता है वो सब कर रही हैं। आने वाले दिन राज्य के लिए अभी और मुसीबत भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 16 और 17 तारीख को उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून और 17 को चंपावत, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा का अनुमान है। इसलिए इन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। शासन प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है और साथ ही बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो राज्य में यात्रा करने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी शेरपा बैठक में सह निर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय चर्चाएं हुई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने इसे G20 में अब तक के सभी शेरपाओं के रिकॉर्ड भागीदारी के साथ ऐतिहासिक बैठक में से एक बताया। और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही पीसी-पीएनडीटी कानून में बदलाव करेगी। पीसी-पीएनडीटी एक्ट में बदलाव के लिए राज्यों से सुझाव मांगा गया है। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड सभी लाभार्थियों को मिले, इसके लिए सरकार जल्द ही आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत करेगी। देश में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार पीसी-पीएनडीटी कानून में बदलाव करेगी। देहरादून में चले 2 दिन के स्वास्थ्य चिंतन शिविर के समापन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इसके लिए राज्यों से सुझाव मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिंतन शिविर में 7 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कई सुझाव सामने आए हैं। चिंतन शिविर में सभी राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्यों में आयुष्मान भव अभियान शुरू होगा। साल में एक बार आयुष्मान मेला लगेगा। सभी गांव तक केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने के लिए हर गांव में आयुष्मान सभा होगी। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज की टीमें हर सप्ताह अपने क्षेत्र के सीएस केंद्रों पर जाकर शिविर लगाएंगे। जो गांव सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लेंगे उन्हें आयुष्मान गांव नाम से। और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री 2 देशों का सफल दौरा करके वापस स्वदेश लौटे हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे। इस वक्त ये देखिए सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा और 2 देशों के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पालम हवाई अड्डे से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है प्रधानमंत्री का ये 2 देशों का दौरा और यूएई और फ्रांस के साथ दोस्ती परवान चढ़ी है, जिसको कहते हैं कि संबंधों को एक नई गति मिली है प्रधानमंत्री के इस दौरे से। फ्रांस का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। कई समझौते हुए और रक्षा क्षेत्र से लेकर के
स्पेस के क्षेत्र में और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को लेकर के तमाम क्षेत्रों में ऐतिहासिक समझौते को गवा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा, और एक दिन का ये दौरा रहा यूएई का प्रधानमंत्री का, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। वो वाणिज्य के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, दोनों देशों के बीच में बढ़ाने के लिहाज से यूएई का प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा है। तो कितना महत्वपूर्ण है यूएई भारत के लिए, ये इस बात को दर्शाता है। और प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा संपन्न हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण रहा है ये दौरा और बेहद सफल भी कहा जाएगा। जो दौरे के उद्देश्य थे जिसको कहते हैं वो पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। तो फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 3 अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायल अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और फ्रांस के साथ में भी कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री को वहाँ का जो हाईएस्ट सिविल ऑर्डर है, वो जो सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। ज़बरदस्त स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो कई मायनों में जिस तरह से गर्मजोशी के साथ फ्रांस में स्वागत किया गया, उतनी ही गर्मजोशी के साथ में यूएई में स्वागत किया गया। तो ये जो रिश्तों की गर्माहट है इन दोनों देशों के साथ में भारत की, वो उसको दर्शाता है। और जिसको कहा जाता है कि यूएई की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रयासों का सुफल कहा जाएगा यूएई के साथ में इतनी प्रगाढ़ता, क्योंकि 34 वर्षों के बाद 2015 में प्रधानमंत्री पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचे थे और अब से पांचवा दौरा तब से प्रधानमंत्री का ये रहा है यूएई का। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा है यूएई का भी दौरा और उसके साथ ही साथ फ्रांस का भी दौरा। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरे को संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई का बेहद महत्वपूर्ण और सफल दौरा संपन्न किया उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश वापस आ गए हैं। और देश में थोक महंगाई दर में रिकॉर्ड कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में थोक महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह अक्टूबर 2015 के बाद सबसे निचले स्तर पर आई है। खाद्य, ईंधन, विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने से जून में थोक मुद्रास्फीति की दर में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले मई में थोक मुद्रास्फीति दर में 3.48% की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर में 1.24% की गिरावट रही है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक थोक महंगाई में गिरावट मिनरल ऑयल, फूड प्रोडक्ट, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और टेक्सटाइल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से थी। पिछले साल के मुकाबले टेक्सटाइल, पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड स्टील, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। और बरसात के सीजन में टमाटर की कीमतें लगातार आसमान पर बनी हुई हैं। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय आगे आया है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF और नेफेड की टमाटर की खरीद के बाद लोगों के बीच बेचने का उन्हें निर्देश दिया गया है। इसके बाद दिल्ली में NCCF की तरफ से बाजार भाव से कम कीमत पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। ऐसे टमाटर की कीमतों में कमी आने तक किया जाएगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एक ऐसे ही केंद्र का जायजा लिया और लोगों से बात की। इन दिनों टमाटर का जो भाव है खास करके खुले मार्केट में वो उफान पर है, लेकिन सरकार ने, आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार के द्वारा रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है 90 रुपए प्रति किलो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 किलो का ये पैकेट है और 2-2 किलो के पैकेट 90 दूनी 180 यानी 180 रुपये में 2 किलो और टमाटर लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि टमाटर की किल्लत है बाजार में। और हम जरा बात करेंगे लोगों से जो टमाटर खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रय अधिकारी से, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पर टमाटर की बिक्री हो रही है। बस बताएं कि कितने लेवल पर, यानी कि व्यापक लेवल पर
सरकार इस योजना को चला रही है? सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार प्रधानमंत्री जी और हमारे जो उपभोक्ता मंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन से हम कल से यह बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं। टमाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल दिल्ली एनसीआर में 20 जगह पर आउटलेट्स थे, आज भी वैसे ही है और हमारी मोबाइल वैन्स भी हर जगह घूम रही है। तो इनका कहना है कि मार्केट में रेट जैसे ही स्टेबल हो जाएगा तब ये अभियान बंद होगा सरकार का। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। दीदी आप बताइए कि सरकार की कैसी है ये योजना? ये 90 रुपए किलो दे रहे हैं आपके डेट में, अभी की डेट में 90 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन सही दे रहे हैं। अभी तो 250 से 240 ऐसे किलो है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार ये योजना चला रही है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है टमाटर का, क्या कहेंगे इस योजना पर? बहुत अच्छी कोशिश है ये सरकार की तरफ से। अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है, आम जनता के लिए सोच रही है, इतने फ्लड के माहौल में ऐसा सोच रही है, तो बहुत अच्छी बात है जनता के लिए। टमाटर इसमें सही है कि सर यहाँ 90 रुपये मिल रहे हैं, अच्छा है, बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे हर जगह हम सबको मिले, सबको सरकार की तरफ से मिल रहा है हमें। ये तो सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है जो सरकार लेके आ रही है, जो पब्लिक के लिए भले का काम हो रहा है। वरना तो लोग अब अमचूर डाल के खाना शुरू कर रहे थे। फ्लड के माहौल में सरकार ने जो इनिशिएटिव उठाया है उसको लेकर के जनता में खुशी है। दिल्ली में कम से कम बहुत सारे जो स्थल हैं वहां पर इस योजना को चलाया जा रहा है और ये योजना देशव्यापी होगी, ऐसा सरकार का कहना है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश की जनता पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ डीजल पर सरकार ने वैट लगाकर नागरिकों को आर्थिक संकट में डालने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। सरकार ने डीजल में लगने वाले वैट को प्रति लीटर 7.40 यानी 7 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए 40 पैसे कर दिया है। सरकार ने इस फैसले से आने वाले दिनों में माल भाड़ा भी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। बस और ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से महंगाई बढ़ने के आसार हैं। तो हिमाचल की जनता पर दोहरी मार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षमता और जनशक्ति विस्तार योजना के साथ हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ और आव्रजन अधिकारियों के साथ तैनाती की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आगामी व्यस्ततम यात्रा सीजन में हवाई यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर नेट रैप के जरिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षमता और जनशक्ति विस्तार योजना के साथ हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ और आव्रजन अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आगामी व्यस्ततम यात्रा सीजन में हवाई यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस खोलना भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बड़े विजन को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इस कैंपस के जरिए आईआईटी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को यूएई में अपनाया जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा का प्रसार होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब का दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। केंद्र सरकार ने 3 हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर को अपनी मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस डीके सिंह का स्थानांतरण केरल हाई कोर्ट किया गया है, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौरांग कांत का ट्रांसफर कलकत्ता हाई कोर्ट में किया गया है। करौली की हिंडोन सिटी नदौती थाना क्षेत्र में एक गांव की दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद एसिड फेंकने और 2 गोली मारकर हत्या करने के मामले में बीजेपी ने मौके पर धरना दे रही किरोड़ी मीला सांसद ने धरना को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद मृतक युवती का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और उसके बाद पुलिस सुरक्षा में शव को मृतका के गांव पहुंचाया गया।
जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। इधर पुलिस ने युवती को गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी गोलू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा, भारत थाईलैंड का सालाना व्यापार 18 अरब डॉलर के करीब है और यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो भारत के सुधार और बदलाव से जुड़ा है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।